बजट पर पिछले 5 सालों से लगातार जी बिजनेस है नंबर 1। सभी बिजनेस और जनरल न्यूज चैनल्स में सबसे आगे है जी बिजनेस। सिर्फ टीवी ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सबको पछाड़ा। बजट और पूरे साल का सिर्फ एक ही लीडर, जी बिजनेस। तो इस बजट भी रहिए सिर्फ लीडर के साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी सिर्फ जी बिजनेस पर। दो दिनों से लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद आज दुनिया भर से के बाजारों से संकेत हैं थोड़े गायब और थोड़े कमजोरी के। हल्की नरमी के साथ शुरुआत के हैं आसार, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। क्या लगातार हाइज बनने की आज होगी हैट्रिक या लगेगा ब्रेक? लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन पैक डे के लिए। कल तो बड़े रिकॉर्ड्स बने, बड़े लेवल्स हमने क्रॉस करे। आज फॉलो ऑन एक्शन की तैयारी है सर। बिल्कुल मजा आएगा दीप, और खासतौर से मजा इसलिए आएगा कि 2 दिनों से आप बढ़िया गैप के साथ खुले और आज हल्की कमजोरी के साथ खुलने के संकेत। और मजा तो तभी है जब आप कमजोर खुले और स्क्रीन पर आपको पूरी तेजी करने का मौका मिले। तो कोशिश पूरी है, इरादा पूरा है और अंदाज भी है कि आज रिकॉर्ड हाई की हैट्रिक लगनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए आइए, जिन संकेतों के दम पे करनी है शुरुआत वो काफी कम है। आज तो है नहीं, ग्लोबल तो है। तो ग्लोबल में आप वैसे तो अमेरिका की बाजारों में छुट्टी थी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नीचे है। निफ्टी में आज 3 नतीजे, जिसमें एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज के नतीजे आएंगे और फेडरल बैंक में, यानी कि बैंकिंग सेक्टर नतीजों के लिहाज से आज रहेगा फोकस में। चीनी कंपनियों के लिए खराब खबर, मोलेसिस के एक्सपोर्ट पर 50% ड्यूटी लग गई, यानी कि सरकार चाहती है कि भाई यहीं एथेनॉल बनाओ। तेल कंपनियों के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी और शुगर कंपनियों के लिए खराब। एफआईज की कैश मार्केट में लगातार 4 दिन के बिकवाली के बाद अच्छी खरीदारी आती दिखी। लगातार 3 दिन दम लगाकर खरीदा है लोकल फंड ने। कल की है थोड़ी मुनाफा वसूली डन। तो कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है वहाँ पर। इनफैक्ट इस एक्शन की आपसे बात करनी है। कल की रैली को भी एक बार पहले समझना है जी, उससे करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज बाकी फैक्टर थोड़े कम है। ब्रेकआउट फ्राइडे को ही आ गया था, आपने बात भी करी थी। अगर आप देखें तो इस साल हम कंसोलिडेशन के मूड में थे। थर्सडे तक देखें, अगर आप 1 जनवरी से थर्सडे का सेशन देखें तो करीब निफ्टी 100 पॉइंट एक्चुअली नीचे था। करेक्ट। उसके बाद जो फ्राइडे के मूव शुरू हुई है और स्पेशली कल का ब्रेकआउट आया है, कल एक बार दिन में डिप आया था, उसके बाद मूव आई। ये जरा समझाइए हुआ क्या है? डिप कल भी हम यही बात कर रहे थे। फिर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम हैं बुल मार्केट में। फर्क इतना ही है कि नवंबर और दिसंबर की एक तरफा तेजी आपको जनवरी में नहीं मिल रही। हाँ। उसके अपने रीजन है। दो महीने आप निफ्टी पे 3000 पॉइंट बढ़ जाए, बैंक निफ्टी पे 6000 पॉइंट बढ़ जाए 2 सीरीज में, तो जाहिर सी बात है वो स्पीड तो मेंटेन करेंगे तो क्या मतलब निफ्टी थोड़ी सेंसेक्स के लेवल पे आ जाएगा उनके 70-72 हज़ार आप इतनी जल्दी भाग जाए। तो आइडियली ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि पिछले 5 सालों में जनवरी की सीरीज में -1 से -2% तक के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं थोड़े से। तो हल्के फुल्के नेगेटिव रिटर्न रहते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। और दूसरा ये भी है कि बजट के पहले का होता है तो थोड़ा सा आप वो हल्का फुल्का मुनाफा वसूली वाला मामला देखते भी और लाइफ हाई पर भी हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि अगर आप महीने के ट्रेंड पर देख रहे हैं तो थोड़ा आप रुकेंगे, लेकिन अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ट्रेंड देख रहे हैं तो कौन से ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव है? और इनफैक्ट अगर डेली बेसिस पे भी आप देख रहे हैं तो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों अपनी जगह इंटैक्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है 2 महीने की तेजी के बाद हल्के ठहराव वाला था और वो हुआ भी, और वहां से आप रिकवरी भी दे रहे हैं। सो आई थिंक हम एकदम परफेक्ट हैं इस मार्केट में, कोई समस्या नहीं है। ग्लोबल मार्केट देख लें चाहे भारतीय बाजार देख लें, पहली चीज हर खराब खबर पर मार्केट निचले स्तरों से बढ़ जाता है या सीधे ही बढ़ जाता है। हर अच्छी खबर पर तेजी से बढ़ता है। फंड फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी लोकल लेंगे तो कभी एफआईज लेंगे। अब समझिए कल के सेशन में लोकल ने नहीं खरीदा तो एफआईज दम लगाकर आ गए। सो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, लेना सबको है। अगर जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए मार्केट में सीधे तौर पर पैसा लगा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं तो ये दोनों ही तरह के बड़े इन्वेस्टर्स की मजबूरी है, चाहे वो लोकल फंड्स हो चाहे एफआईज हो, आकर खरीद
नहीं और वो पड़ेगा। हो ही रहा हो ही रहा है। 3 दिन तक आपने देखा इतने दमदार आंकड़े लोकल फंड्स की तरफ से आए, और कल एफआई ने इतने दिनों बाद फिर से जोर से खरीदारी है। होता ही है, सेम सिचुएशन है दीप। 4 दिन गिरने में लगाता है मार्केट, 1 दिन में चढ़ जाता है। 4 दिन जितना बेचते नहीं उतना 1 दिन में आके लेना पड़ता है। ये एकदम परफेक्ट ट्रेंड है। अगर इसको कोई नजरअंदाज करना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, नहीं मानना चाहता, उसकी मर्जी, लेकिन है तो यही फैक्ट। ये फैक्ट है, ये अंदाज नहीं, ये फैक्ट है जो आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने। अगर आप ये कहें कि मैं तो नहीं मानता, तो आपकी मर्जी, लेकिन फैक्ट यही है। 4 दिन की कमजोरी 1 दिन में खत्म होती है, 4 दिन की बिकवाली 1 दिन में वापस आती है। ये एफआईज कर रहे हैं, ये लोकल फंड्स कर रहे हैं। सो आपको हमको तो सिर्फ इतना ही करना है, बने रहना है, डटे रहना है, टिके रहना है, जल्दी से बेचना नहीं बेचना है। बिल्कुल सिंपल से। अब मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे यूरोन 150, 175, 170 रुपए पे, आज 200 के पार हो गया। कल रेलवे स्टॉक्स में देखिए जिस तरह की अक्रॉस बोर्ड तेजी आ रही है। लोग बोल रहे हैं रेलवे बहुत महंगा हो गया, रेलवे, अरे क्या महंगा हो गया? और ये महंगा और सस्ता आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले? ये मार्केट डिसाइड करेगा ना क्या सस्ता है क्या महंगा है। अगर आपको कम अच्छा लगता है, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरों का मत बिकवाइए। ये मत करिए। हाँ, मतलब खुद को नहीं जमता मत लीजिए, अपना बेच दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग अंडर इन्वेस्टेड है। अब भी प्रॉब्लम यह है कि अभी भी डिसबिलीफ है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। जब तक भरोसा नहीं है, जब तक आपने पूरा पैसा लगाया नहीं, तब तक ये मार्केट आपको ओबलाइज करेगा नहीं बड़ा करेक्शन देके। ये तभी ओबलाइज करेगा जब आपको तेजी पे पूरा भरोसा आएगा। जब आप पूरा पैसा लगा देंगे, करेक्शन आएगा, 100% आएगा, 200% आएगा। कब आएगा? तब आएगा जब लोगों की सेंट बदलेगी। अब तो बहुत धुआंधार है, जब लोग सेंट बदलेगी, मेरा पूरा पैसा लग गया, अब मार्केट नहीं घट सकता, तब आएगा। हाँ, ये शाश्वत सत्य है, यही होना है, इसमें आप में कुछ नहीं कर सकते। हम शुरू से लगातार बोल रहे हैं कि भाई टिके रहो, बने रहो, डटे रहो, अभी भी वही बात है। एनीवे, सो कल की तेजी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कल एफआईज की तरफ से वापस से खरीदारी लौटी रही है। मुझे कभी एफआईज कभी लोकल फंड दोनों सपोर्ट देकर जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली दीप बताऊं, अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो हमारे लिए ग्लोबल संकेतों की इंपॉर्टेंस भी कम होती जा रही है। ग्लोबल संकेतों में हम एक ही काम कर रहे हैं, बताऊं क्या? अगर अच्छे संकेत आए तो हम बढ़ जाते हैं, खराब संकेत आए इग्नोर करते हैं। हाँ, छोड़ना क्या है। सही बात। हाँ, कौन सा डाउ से 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर से नीचे से फर्क पड़ता है? ये थॉट प्रोसेस है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके मार्केट में तेजी तो तब होगी जब आपके मार्केट में खरीदारी हो रही है। भाई अपने पड़ोसी वाला मार्केट पाकिस्तान 1000 पॉइंट बढ़ जाए या अमेरिका 500 पॉइंट बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक यहाँ के कोई ना खरीदे। और यहाँ के तब खरीदेगा जब एक बाहर से कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा पॉजिटिव माहौल हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपना मार्केट अपनी खरीदारी पे चलेगा। सो आई थिंक इस वक्त लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और कई बार लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली फंडामेंटल्स के आगे पीछे चल जाती है, ये कर जाती है। तो किस वक्त मुझे बताओ आप पूरे साल भर में जिस दिन आपको ये लगता है कि मार्केट रीजनेबल है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो आ जाएंगे। कभी आपको मार्केट महंगा लगेगा, कभी सस्ता लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। और हमारा व्यू बहुत क्लियर है, डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो, पैसा बन जाएगा। जितना कम एक्शन में रहेंगे, जितना उछल कूद कम करेंगे, उतना पैसा बनने की ज़्यादा चांस है। वो कहते हैं ना कि जितनी उछल कूद करोगे हड्डियाँ तोड़वाओगे, है ना। ये वैसे ही मार्केट है, जितनी बार बार बाइंग सेलिंग, ये ले लूँ वो बेच दूँ, इसको लेके वो इसको बेच के वो ले लूँ, अब ये ले लूँ, कल वो ले लूँ, आज ये सब के चक्कर में पड़ो मत। मैं आपको कम काम करने की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। हाँ, सिंपल, थोड़ा करो, अच्छा करो, और शांति से उसके बाद बैठो, देन एंजॉय योर लाइफ। गॉट इट सर। ऐसे बढ़िया। सो आई थिंक हमारा मार्केट परफेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, ये तो आपने एक ट्रेंड की बात बता दी, और वो ट्रेंड तो इंटैक्ट है, बट एक जनवरी के हिसाब से सवाल बनता है, क्योंकि यूजुअली जो आपने अभी रेफर भी किया कि हिस्टोरिकली जनवरी उतना अच्छा रहता नहीं है। पिछले 5 साल का ट्रेंड स्पेशली हमने देखा है नेगेटिव ही रहा है। मेरे को याद है पहली जनवरी को जब हमारी बात हुई थी तो आपने ये भी बात कही थी कि अब फर्स्ट हाफ जनवरी का मजबूत रहे और सेकंड हाफ वीक हो, या सेकंड हाफ मजबूत रहे फर्स्ट हाफ वीक हो, वो हमें नहीं पता, बट एक बार जनवरी में प्रॉब्लम आएगा 100%। मैं अभी भी कायम हूँ उस बात पे। फर्स्ट हाफ तो बड़ा अच्छा रहा है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हाँ, किसी न किसी लेवल से आएगी। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा। बजट से 100% बजट के पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी उस लेवल से आप आज ही बेच दें, जहां आपकी मर्जी आए बेच दें। एक तो वो तरीका है कि आप टुकड़ों में जहां पे आपको ठीक है। दूसरा वो तरीका है कि कोई तो पहला सपोर्ट लेवल बाजार तोड़े, वहां पे मैं बेचूं।
ऐसी सिचुएशन में आप 1 से 2% की निफ्टी की रिस्क लेकर चलते हैं। हाँ। कि जब तक निफ्टी 1 या 2% के नीचे नहीं जाएगा तब तक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ेगा, और जब तक वो लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक आपके लिए कमजोरी का संकेत आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज आप मुझे पूछोगे कि पहला संकेत कमजोरी का कहाँ से आता है, 21,700। 21,700 मतलब कितना हुआ, 400 पॉइंट। अब 400 पॉइंट मतलब 2% है। अब यार 22,000 की निफ्टी पे 400 पॉइंट अगर नहीं संभलते हैं तो फिर कैसे आप, मतलब फिर तो आपका माल कभी से बिक जाता। करेक्ट। फिर तो आपको 21,000 में भी ज्यादा लग रहा था, फिर तो 20 में भी ज्यादा लग रहा था, 21.5 में भी ज्यादा, हर लेवल पे आपको ज्यादा ही लग रहा था। करेक्ट। सो आप अगर 400-500 पॉइंट की रिस्क नहीं देखेंगे तो इन्वेस्टर का है एग्जैक्टली, है ना। सो आई थिंक जब तक 21,700 बंद नहीं होता नीचे उसके, तब तक आपको कमजोरी का पहला संकेत नहीं आएगा। ठीक है, तब तक तो आपको सोचना भी नहीं है इन्वेस्टर के तौर पे। ट्रेडर के लिए तो रोज का काम है, अभी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, उनके लिए तो सुबह शाम दिन रात अलग ही स्ट्रेटेजी है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अगर बजट के पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 21,700 तो टूटने दें, और नहीं तो बजट के आसपास, जैसा फॉर एग्जांपल आप आज कितनी तारीख है, 16 हो गई, 16 ही है ना, हाँ 16 रखी आज, हाँ ठीक है। तो अगले हफ्ते में आप देख लो कि कहीं थोड़ा और 200-300-400 पॉइंट बढ़ जाए, 22,300 22,500 आ जाए, वहाँ पे अगले हफ्ते में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर करनी है किसी को, कि नहीं मैं तो ऊपर में भी करूँगा, मेरे से 400 पॉइंट नीचे नहीं देख के और फिर मेरे से बिकेगा नहीं या नहीं बुक होगा, तो फिर ठीक है 22,500 के 400-500 के आस बजट के पहले वाले में थोड़ी वहाँ बुक कर लीजिए कहीं। सिंपल सी चीज़ है। सो ऐसा कोई मतलब ये मार्केट नहीं कि आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज़्यादा कब सोचना चाहिए, जब आपको कहीं ये लगता हो कि भाई यार ये तो यू टर्न लेके एकदम घूम जाएगा। अच्छा, बजट को लेके सब लोग बोलते हैं ये तो इंटरिम बजट ज़्यादा कुछ आएगा, अब ज़्यादा कुछ आएगा नहीं तो डर किस बात का है फिर। मतलब ये है ना कि आपको दीप में बढ़िया से बढ़िया वाली मिठाई, बादाम का हलवा दे दूं खाने के लिए बना के एकदम ऐसा कि आपको खाली निगलना है और कुछ नहीं करना जी, लेकिन पचाना तो आप ही को पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये बादाम का हलवा तो आपके मुंह में डाला जा रहा है, हाँ। अब आपको डाइजेस्ट भी नहीं करना, तो फिर हाँ। सो डाइजेशन पावर बढ़ाइए, प्रॉफिट बनाइए। अगर इसी चक्कर में रहते तो आपका अप्रैल मई में ही बिक जाता था, 23 में माल, और आज खाली हो जाते थे, ऐसे देखते रहते थे। तो पकड़ के रखिए, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। और इस बजट में भी ऐसा नहीं, कोई 500-1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या है, बजट के बाद ऐसा थोड़ी मार्केट नीचे का लोअर सर्किट लग जाने वाला है, काहे की टेंशन है। ट्रू। आप 5 साल 10 साल की तेजी में है, 4-5 दिनों की कमजोरी। और अब तक बताओ मुझे, एक आदमी मुझे ये बता दे कि जितना सोचा उसने उतना इस बाजार ने करेक्शन दिया क्या। एक आदमी बता दे मुझे कि मैंने जो लेवल आप सोचते हो उसके पहले से मार्केट घूमता है। इसलिए प्लीज तेजी के साथ रहिए, घबराइए मत। आज नीचे मिलेगा तो मौका है खरीदारी करने का, नीचे मिलेगा मौका 100%। चलिए, अच्छा है सर। बताएं आज के लिए कुछ खास भी है स्ट्रैटेजी में? खास पहले तो संकेत बता दो। ग्लोबल संकेत तो न्यूट्रल है, नहीं के बराबर है। थोड़े बहुत एशिया के बाजार नीचे तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लोकल फंड्स की तरफ एफआईज के संकेत पॉजिटिव है, जो हम विस्तार से बात करेंगे। लोकल फंड्स नेगेटिव हैं, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो आज के शुरुआत फिर मैं एफआईज के नंबर से ही करता हूँ दीप। एफआईज की तरफ से कैश और वायदा कारोबार में कल बड़ी तगड़ी खरीदारी आती दिखी है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉजिटिव फैक्टर आज के लिए यही है। अच्छा। कल आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि मुझे कोई ग्लोबल ओबल से फर्क नहीं पड़ता। लोकल फंड लगातार 3 दिनों से दबाकर खरीद रहे हैं। मुझे पैसा दिखना चाहिए मार्केट में, किसी का भी आए। पैसा पैसा है, आपका हो, मेरा हो, रिटेल इन्वेस्टर का हो, एफआईज का हो, लोकल फंड का हो। सही बात। काम पैसे का पैसे से चलता है। एग्जैक्टली। ठीक है, पैसा आ रहा है, खरीदारी होगी। कल एफआईज ने क्या किया, 1086 करोड़ की खरीदारी कैश में। वाह वाह। 1446 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर और भी वाह वाह, और 134 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स हल्के फुल्के। तो नेट आप देखिए 2500 करोड़ से ज़्यादा की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईज की तरफ से। और 3 दिनों से मोर्चा संभाला था लोकल फंड ने, कल एफआईज आ गए। और लोकल फंड ने 820 करोड़ की बिकवाली की। तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट की कोई दिक्कत नहीं। हमारे को दोनों में से एक आदमी आ जाए ना ठीक है, ठीक है, हाँ परफेक्ट है ना। तो कोई ऐसी दिक्कत, मतलब अगर आपने कोई क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हो, एकदम बहुत बढ़िया वाला, और आप 2 स्टार को इनवाइट करो, एक धोनी और एक तेंदुलकर साहब, अब दोनों आ जाए तो कहना ही क्या। सही बात है। हाँ, और 2 में से एक आ जाए तो भी सुपर हिट है ना प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे एफआईज और लोकल फंड, आप धोनी और तेंदुलकर हैं, हम आपको सम्मान देते आते रहिए बस, है ना। ठीक है, तो दोनों में से एक भी आ गया ना, अपना काम हो गया। ठीक है, घरेलू फंड्स की हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है। निफ्टी ने 21,835-850 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। वो ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है लगातार 2 दिनों से, और ये ब्रेकआउट मजबूत है, और इसलिए अभी भी यहाँ से अपसाइड है। बैंक निफ्टी, ये आज मेक और ब्रेक वाला मामला है।
बैंक निफ्टी के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि HDFC बैंक के नतीजे आएंगे और फेडरल के भी। 48,450 48,625 ये बैंक निफ्टी के लिए आखिरी बाधा है, आखिरी रुकावट है। अब इसको पार करके हम नया लाइफ हाई बनाएंगे नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 48,636 636 48,636 ये लाइफ हाई है। 27 दिसंबर को हमने बनाया था बैंक निफ्टी पर, और तब से बैंक निफ्टी अभी तक नया लाइफ हाई बना नहीं पाया है। ठीक है, सो अब बैंक निफ्टी के लिए ये बड़ी चीज़ है कि लाइफ हाई अगर बनना है तो HDFC बैंक के नतीजे ही डिसाइड करेंगे। अगर नंबर्स अच्छा है तो बिल्कुल हम लाइफ हाई बनाएंगे, अगर नंबर्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए तो एकदम परफेक्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए घूमने का, 48,500 के आसपास से वापस नीचे आ जाएगा। सो मेक और ब्रेक ये है। अब आइए निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो लिखा है इसको निफ्टी कर देना, क्योंकि है निफ्टी के लिए ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। और निफ्टी पर 21,925 22,025 ये 100 पॉइंट की रेंज डे ट्रेडर्स के लिए मजबूत एंट्री का काम करेगी। और 47,725 47,850 थोड़ा दूर ज़रूर है, लेकिन बैंक निफ्टी पर ये आपके लिए मजबूत एंट्री लेवल है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने दूर इसलिए दिया है, एक लेवल मजबूत यही दिखा कर आ रहा है, दूसरा HDFC बैंक के रिजल्ट है। अगर गलती से उम्मीद से कम रिजल्ट आए तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, और रिजल्ट अगर गलती से कम अच्छे आए तो 48,350 48,500 परफेक्ट सप्लाई जोन भी बनेगा, वो ध्यान रखिए। गॉट इट सर, ठीक है। बड़े लेवल्स क्या निकल के आते हैं आज के लिए? 21,965 22,025 ये आपके लिए रेंज है। 21,965 कल का लो है दीप, और 22,025 मेरी मर्जी से निकाला हुआ लेवल ये रेंज है आज सपोर्ट के तौर पर। देखो है वो बता देता हूँ, हाँ। जो मतलब मुझे मेरी मर्जी से निकाला है, इसमें क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हाँ, वो कहीं से आया नहीं है डेटा वेटा में। मुझे लगता है कि मेरी गट फीलिंग है कि यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करेगा 22,000 22,025 और 21,965 नीचे का लो है। तो पहला खरीदारी का लेवल यहाँ पर है, इसके ठीक नीचे ये 100 पॉइंट की रेंज है, बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट 21,825 21,925 यहाँ खरीदारी जरूर करें। 22,150 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा, और फिर आपको पता ही है अपनी स्ट्रेटजी वही होल्ड करें लॉन्ग पोजीशन को। आइए बैंक निफ्टी 47,850 48,000 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 47,650 47,775 मजबूत खरीदारी की जगह, जहां पर आपको सारे शॉर्ट्स काट कर लॉन्ग भी बनाने चाहिए। ऊपर की तरफ 48,250 48,350 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, पार करके निकले तो 48,450 से 48,625 आखिरी बाधा है। और आपको पता है 48,650 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी भी आपके लिए खुले नीले आकाश में पहुंच जाएगा। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स। FIs की पोजीशन कल 3% बढ़ी है, पिछले 3-4 दिनों से 63-64% रही, कल थोड़ी बढ़कर आई है। और पुट कॉल रेशियो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी का बढ़कर आया है, ये जरा समझाइए सर। कोई खास ऐसा फर्क वाली बात नहीं है FIs की इंडेक्स लॉन्ग में। वैसे दो चीज़ है जो हल्की सी नेगेटिव की FIs की लॉन्ग बढ़ी है, विक्स भी थोड़ा 5% बढ़ा है, हल्की वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत दे रहा है। लेकिन पुट कॉल रेशियो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.52 पर आया निफ्टी का, थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से हायर साइड पे ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन ओवरसोल्ड होने की कोशिश कर रहा है, जो कि होगा नहीं। आज हल्का सा नीचे खुलेगा मार्केट तो पुट कॉल रेशियो आपका थोड़ा ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब आइए स्टॉप लॉस। डे ट्रेडर्स के लिए 22,000 के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है क्लोजिंग बेसिस पे 21,900 का। डे ट्रेडर्स को अगर वाकई में ढंग से थोड़ा छोटा लगाना है तो कल का लो है 21,965 का, उसके नीचे लगाइए 21,950 के आसपास। नहीं तो छोटा रखना है तो 22,000 भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग छोटा ही दे रहा हूँ मैं, और वो है 48,000 का। अगर किसी को ज़्यादा दूर रखना है तो 47,800 का रखें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस उस दिन रखें जिस दिन HDFC बैंक के रिजल्ट हो। हाँ, मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ क्यों आपको छोटा रखना है। एक बार ट्रिगर हो सकता है और वापस ऊपर आए, हो जाने दो, लेकिन बड़े रिजल्ट के दिन आपको बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, ये दिमाग में बिठाइए। किस दिन आपका स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए और किस दिन छोटा होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन बड़ी इवेंट हो और उस इवेंट के बेसिस पर बड़ा मूव आने के चांस हो, उस दिन आप स्टॉप लॉस बड़ा मत रखिए, छोटा रखिए। अच्छा, छोटे स्टॉप लॉस में कट लीजिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होना ही है तो बड़ा क्यों करवाना है, फिर छोटा करो। जिस दिन इवेंट ना हो, शांति वाला मामला हो, फॉर एग्जांपल जैसे आज आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हैं, तो आज रिलायंस के लिए आपकी क्या रिस्क है, कुछ नहीं। आप रिलायंस में लंबा स्टॉप लॉस भी रखें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन HDFC बैंक ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो आज रिजल्ट है, यहाँ आपको स्टॉप लॉस। इसमें दिक्कत एक ही आती है कई बार, क्या जब आप स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं इवेंट के दिन, वो होता है कि ट्रिगर होता है और वापस भाव आ जाता है, वो रिस्क रहेगी। लेकिन है तो है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए लॉस बचाना इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। और कि अगर आपको लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो फिर क्वांटिटी छोटी कर दीजिए,
दूसरा तरीका ये, अगर किसी को लगता है कि मैं तो लंबा रखूंगा, फिर क्वांटिटी छोटी करिए, और अगर छोटा रखना है तो फिर ठीक है। आइए अब शॉर्ट साइड पे 22,150 इंटरडे क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 48,500 550 जो भी छोटा सा समझ, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, क्लियर है सर। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, नई पोजीशंस कैसे बनाएंगे, अगर स्पेशली थोड़ा ओपनिंग पर गैप डाउन आता है तो उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। लेना है 22,000 22,025 पे ही मूड बना लीजिए आप तो। 21,925 22,025 ये रेंज में 2 टुकड़ों में लीजिए। मेरे को 2 टुकड़ों पूछे तो मैं टुकड़े भी बता देता हूँ। पहली एंट्री 22,000 22,025, दूसरी एंट्री 21,925 21,965 के बीच में, जहाँ ठीक लगे 2 एंट्री मार लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 21,850 का है, टारगेट 22,100 का है जो कल की क्लोजिंग है, और उसके ऊपर 22,150 के ऊपर ब्लू स्काई जोन में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शॉक फरमाएं। कल मैंने कहा था जब तक 21,700 के नीचे बंद ना हो तब तक आप शॉर्ट ना करें, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं बता दूं आज मैंने उस लेवल को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचा है, तो 21,875 के नीचे बंद होने की संभावना हो तो वहां पर निफ्टी बेचे। 21,875 के नीचे बंद होने के चांस दिखे तो निफ्टी में बिकवाली कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, रेंज दूर है दीप, लेने के लिए मुझे ढंग का लेवल इससे पहले नहीं मिल रहा। 47,725 47,850 उसके पहले नहीं है, वहीं पर है, वहाँ खरीदे, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, आज रहने देना। HDFC बैंक के रिजल्ट देख के बाद डिसाइड करना। अच्छा, हाँ, आज दिमाग मत लगाओ बैंक निफ्टी में। मेरा तो काम है, मुझे तो देना पड़ता है। अब जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, उसमें उसको हर सामान रखना है, सब कुछ देना है, पता नहीं किसको क्या पसंद आए। करेक्ट। लेकिन आपको क्या खरीदना है जो आपकी जरूरत है। सो मेरा बैंक निफ्टी डिपार्टमेंटल स्टोर है आज। दे रहे हो आप? हाँ, मैं दे रहा हूँ, जिसको करना ही है वो करेगा, जिसकी पोजीशन है उसको तो चाहिए। आपको निफ्टी पे फोकस करना है। गॉट इट। दोनों बैंक निफ्टी 47,725 47,850 की रेंज में लेना है। 47,650 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 48,000 48,075 और 150, 3 छोटे टारगेट। 48,250 350 450 3 मीडियम टारगेट, 48,500 और 48,625 के बड़े टारगेट। दैट्स इट। जो लोग बेचना चाहते हैं 48,350 से मूड बनाइए, चाहे हिम्मत है थोड़ा बेच भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 48,450 500 पे थोड़ा और, 48,650 लाइफ हाई पार करे अगर HDFC बैंक के नतीजे के बाद तो शॉर्ट काट लीजिए। थैंक यू, गलती होगी आगे से नहीं, सिंपल, ये आपका काम, ठीक है। टारगेट 48,250 150 और 48,075 3 छोटे टारगेट हैं। 48,000 47,850 47,725 3 बड़े टारगेट। दैट्स इट। गॉट इट सर। ये है सारे के सारे लेवल्स और नई स्ट्रैटेजीज बनाने की सलाह। 15 स्टॉक्स कल बैन में थे, 15 स्टॉक्स आज भी बैन में, बट बदलाव है। फ्रेश एंट्री हुई है बायोकॉन की, उसके सामने नैल्को बैन से बाहर चला गया है। इसमें एक हमें टेस्ट लेना चाहिए हमारे टीम का। जो भी बैन से बेनिफिट करते हैं उनसे पूछना चाहिए 15 स्टॉक के नाम क्या आपको कंठस्थ याद है? जी आशीष। नहीं सर, मुश्किल है। अच्छा, ज्यादा मुश्किल क्या है? AI से लेके G तक याद करना है या ये 15 स्टॉक? नहीं, 15 स्टॉक याद कर लूंगा, लेकिन वो नहीं होगा। ये तो गलत बात है। लेकिन क्या करें, अच्छा याद भी कर सकता आदमी, ऐसा नहीं कि कोई आशीष की मेमोरी की कैपेसिटी पे हमें डाउट है। प्रॉब्लम क्या है, हर रोज इतने बदलते हैं ना, हर रोज बदलते, दिक्कत ये है। जो परमानेंट वाले हैं वो तो याद ही रहते हैं, याद होता है। हाँ, लेकिन अब जो परमानेंट वाले नहीं रोज। अब फॉर एग्जाम्पल ये पहले कब आता था बैन में? मेट्रोपोलिस। हाँ, ये बैन का नहीं है। PVR को बैन में आने की जरूरत कब से पड़ी? नहीं है बैन, राइट। इंडस टावर जैसे, इंडस टावर पे भी थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हो रहे हैं जो वाह ठीक है चल दे दो। इवन बायोकॉन रेगुलर बैन, हाँ, बायोकॉन भी पहली बार ही आया है, बहुत टाइम बाद आया है। बहुत टाइम बाद आया है, तो चलिए, बट एक्शन है, बैन के 15 स्टॉक्स हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, आप बताने वाले थे कुछ डेटा में भी इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं और कुछ? FNO में 22,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है दीप। 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 62 लाख शेयर कल जुड़े हैं, इसीलिए 22,000 के आसपास खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। इसलिए मैंने कहा 22,025 21,965 कल के लोअर और की रेंज में यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। और बाकी बैंक निफ्टी में कोई खास डेटा है नहीं अभी भी। नहीं अभी भी नहीं है। एक्सपायरी कल है ना,
मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बैंक निफ्टी में डेटा आप HDFC बैंक के रिजल्ट, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि क्यों HDFC बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना डायरेक्शन ले नहीं पा रहा है। कुछ और चाहिए इसको, और देगा कौन? आप खुद देखो ना दीप, मुझे बताओ 20-20 लाख 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब 24 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी, कौन सी बड़ी बात है? सही बात है। तो जो पोजीशन बनेगी यार आप लिख के रख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, देखना जैसे HDFC बैंक के रिजल्ट आए नहीं कि देखो लोग बैंक निफ्टी में खेलो, इंडिया खेलो, हाँ करेंगे। हाँ अभी ये सारे निफ्टी के जो है ना ये धुआंधार प्लेयर, ऑलराउंडर्स, ये ऑलराउंडर्स इसलिए ये जिस दिन मौका लगता है, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी उस दिन में खेल लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑलराउंडर्स। तो ये वहाँ पे चले जाएंगे सारे, बोले अब हो गया ना निफ्टी का, अब आओ HDFC आ गया, अब डायरेक्शन पता चलो बैंक निफ्टी खेल, बैंक निफ्टी का वही होने वाला है। तो इसलिए अभी बैंक निफ्टी जब तक रिजल्ट ना आए तब तक हमारा भी, और मैं अगर कम बोल रहा हूँ तो आप डेटा में भी देख रहे हैं कि एक्शन कम है। मैं कल भी बोल रहा था, आज बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए HDFC बैंक आज इंपॉर्टेंट रहेगा नतीजों के लिहाज से भी, बट आइए स्टॉक्स और भी हैं भरपूर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। लेते हैं अनिल जी से उनका 8:30 बजे का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर क्या रहेगा? PNC इंफ्रा कैश मार्केट का ये स्टॉक रहेगा रडार पर। 378 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय है। 394, 400 और 405 तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। कंपनी अपने 12 रोड प्रोजेक्ट्स हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट को 90,000 करोड़ में बेची है। सॉरी 9,000 करोड़, 90,000 नहीं 9,000, हाँ मैं वो एकदम मैं बोला 90 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। हाँ एक जीरो मेरे इसमें ज़्यादा लग गया था, मैंने कहा इतने जीरो लगा दे तो फिर चाहिए क्या, इतनी एसेट्स होती निफ्टी में ले आता मैं तब तक। ओके तो 9,000 करोड़, लेकिन 9,000 करोड़ भी कंपनी के लिए अच्छा अमाउंट है, और अच्छी रोड एसेट्स जो इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जा रही है उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए 405 तक के लक्ष्य के लिए। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है इंडस टावर, जो कई दिनों से एक्शन में है, सुर्खियों में है। आज एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है JP मॉर्गन की तरफ से, जहाँ पर अच्छा अपग्रेड आया है, न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग दी है, और 180 से 260 के टारगेट भी दिए। यहाँ खरीदारी करें 212 के स्टॉप लॉस के साथ, 223, 225 के 2 टारगेट हैं। और दीप मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आराम से 250, 260 की तरफ बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। बस बात ये कि ये थोड़ा सुस्त है ना, मतलब ये अगर आप डे ट्रेड करते हैं और डे ट्रेड के लिहाज से लें तो सुबह 9 बजे ले लें, उसके बाद 12 से 3 का शो देख के आए, वापस इसी भाव पे मिलेगा। बिल्कुल सर। मतलब आज, या फिर अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, इस हफ्ते ले, अगले हफ्ते 5-7 दिन कोई साउथ ईस्ट एशिया का टूर करके आ जाए, वापस इसी भाव पे मिलेगा। तो मतलब ये कभी कभार एक आध दिन ही, एक आध घंटे ही चलता है, और उसमें एक लेवल बना के, तो मतलब आपको वो किक वो चाहिए तो वो नहीं देगा, बट शांति से धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है जो 250 की तरफ जाएगा धीरे धीरे आराम से। यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो आज एक कैश और एक FNO का स्टॉक हो गया। 9 बजे भी एक कैश और एक FNO स्टॉक है, लेकिन 9 बजे आज के लिए, आज 9 बजे आई एम वेरी बिजी। यस सर, पूरा शेड्यूल है आपका। 2 मेरा स्टॉक ऑफ द डे है। ज्योति CNC की लिस्टिंग है, yes. और मेडी असिस्ट जो मैं कल कोझिकोड एयरपोर्ट से नहीं दे पाया, तो वो भी आज मैं दूंगा। वो भी आज देंगे। उसकी बहुत सारी डिमांड आ रही है सर, बाकी रह गया। बाकी एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं जो काम करता हूँ वो मुझे याद रहे ना रहे, जो नहीं करता हूँ मुझे पक्का याद रहता है कि मैंने क्या नहीं किया है। मिस हो, टाइम नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। हाँ। कल तो अंडरस्टैंडेबल, इसलिए मुश्किल था कल। कल दीप ने तो मुझे बहुत दबाव बनाने की कोशिश भी की आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। बहुत बोला मुझे दीप और श्रेष्ठा ने कि सर 2 बजे वाली में तो कर दो। अरे मैंने कहा थोड़ा आके कल, क्योंकि एक हमने, अच्छा हाँ क्यों नहीं किया वो भी बता दो। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई आराम कर रहा था आने के बाद, कल हमने एक बहुत बढ़िया शो रिकॉर्ड किया। एक बहुत तगड़ा शो रिकॉर्ड किया, और उस तगड़े शो को आपको मिस नहीं करना। मैं समय बताऊंगा आपको कब चलेगा। अगर आप ये जानना समझना चाहते हैं, और ये शो न सिर्फ हमारे आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए तो 100% है ही, बड़े बड़े समझदार लोगों के लिए है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, अपने आप को मार्केट का दिग्गज समझते हैं, बहुत समझदार मानते हैं, उनके लिए भी ये शो है। और ये शो हमने बनाया है आधा घंटे का। इस शो का टाइटल है कि क्या स्मॉल और मिड कैप शेयरों में बबल बन गया है, क्या यूफोरिया हो गया है, क्या अनाप शनाप तेजी हो गई, क्या ये जोर से गिरेंगे। अगर आपके मन में ये 3-4 सवाल है तो फिर आप ये शो जरूर देखिए। अब आप सोचेंगे सर डरा रहे हो ऐसे सवाल बोल के, नहीं। तो दूसरा आगे का सवाल मैं बताता हूँ जो आपके ज़्यादा काम का है। क्या स्मॉल और मिड कैप शेयरों में अभी भी पैसा लगाने का मौका है? अब ये कैसा लगा? अच्छा, पॉजिटिव, बढ़िया लगा। ये बढ़िया है।
तो चाहे तो पहले वाले के लिए देख लीजिए, आपने भर के स्मॉल कैप रखे हुए तो, और चाहे आप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो भी देख लीजिए बिग ट्रेंड विद AS, ये शो आने वाला है आपके लिए। कल रिकॉर्ड किया मैं, आज प्रोसेस हो रहा है, वेरी सुन आई विल अनाउंस द टाइम। बिल्कुल मजा आएगा आपको ये शो देखने में। अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं अंजी और दूसरी सामने। आइए फिर बात करते हैं बाकी स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। हमारी टीम भी है हमारे साथ तैयार, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष। शुरुआत अरमान आपसे करते हैं। मॉर्निंग, बताएं आज की ट्रिगर्स खबरें कौन कौन सी हैं? जी गुड मॉर्निंग। नतीजों में आज आपको निफ्टी में HDFC बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कुछ कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें ICICI लोम्बार्ड, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और फेडरल बैंक, इनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। गोवा कार्बन, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ राइट इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प और डोम्स इंडस्ट्रीज, इनका 50% का IPO लॉक इन वो खत्म होता हुआ दिखेगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स ASM फ्रेमवर्क में शामिल होगा। IPO के हिसाब से ज्योति CNC ऑटोमेशन, इनकी IPO की लिस्टिंग है। और प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में मेडी एसेट हेल्थ केयर, जिनका डे 1 है, अगर आप देखें ओवरऑल 54% बढ़ा है, जिसमें QIB तो कुछ भी नहीं आया है। NII की बात करें 45% और अंत में रिटेल की बात करें तो लगभग 90% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। ये हैं सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और अपडेट्स आज के लिए। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन सी और खबरें हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सूरज एस्टेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी की आय देखें तो आपको 1% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 34% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए नजर आया। मार्जिन भी देखें तो 45% से बढ़ के इस बार 60% के हो गए और मुनाफे में भी आपको 13% की ग्रोथ दिखेगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे कंपनी की आय देखें तो 32% की गिरावट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आती हुई नजर आई है। मुनाफा देखें तो 56% की गिरावट आपको यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी। कंपनी ने 27 जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है, तो जियो फाइनेंशियल भी आज फोकस में रहने वाला है। केशोराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको मिला जुला प्रदर्शन आते हुए दिखेगा। क्वार्टर 3 का कंपनी की आय में 2.5% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 27% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 8% से बढ़ के 10.5% पहुंच गए। हालांकि जो घाटा है वो 50 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। एक्सेप्शनल लॉस है, पिछले साल भी था और इस बार भी आते हुए दिखा है। एंजल वन का मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है। क्वार्टर 3 में कंपनी के आय में 40% की आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। कामकाजी लेवल पे 23% की बढ़त है, लेकिन मार्जिन 43% से घट के 37% रह गए और मुनाफा भी देखें तो 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको दिखेगी। चॉइस इंटरनेशनल, जहाँ पे क्वार्टर 3 की दमदार परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट की है। कंपनी की आय करीबन 2 गुना से बढ़कर आते हुए दिखी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी 3 गुना इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन देखें तो 25% से बढ़ के 32 और मुनाफा देखें तो आपको 3 गुना बढ़त यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में क्वार्टर 3 का अपडेट लैंडमार्क कार्स, जहाँ पे जो क्वार्टर 3 की आय है वो 8% से बढ़कर 1301 करोड़ के आसपास रही है। और जो प्री कंपनी की जो सर्विस है, ऑफशोर सेल्स और सर्विसेज है, उसकी भी आय देखें तो 17% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नंबर्स जिसका रिएक्शन दिखेगा। अरमान, खबरें और कौन सी हैं बताएं? जी, खबरों में पतंजलि फूड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि Q3 में एडिबल ऑयल वॉल्यूम्स सिंगल डिजिट में बढ़े हैं और उसी के साथ साथ अगर आप देखें फूड और FMCG सेगमेंट में रेवेन्यू स्थिर रहा है। अगर आप कुल रेवेन्यू में फूड और FMCG सेगमेंट का योगदान देखें तो लगभग 32% का है। खबर में एक्सक्लूसिव जो हमारी होती हुई दिखी है HAL, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि सेना के लिए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाएगी HAL और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 10,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर संभव है। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, जी बिजनेस की मुहिम के बाद DGCA ने एयरलाइंस के लिए कुछ नियम जारी किए हैं और ये कहा है कि यात्रियों को ईमेल, व्हाट्सएप, SMS या वेबसाइट पर वास्तविक देरी की सूचना दें। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। जी बिजनेस ने आपको कल ही बताया था कि यहाँ पर एक्विजिशन अधिग्रहण जो है वो हो सकता है और अब खबर ये आती हुई दिखी है कि उनकी सब्सिडरी ने डेफिनेटिव शेयर खरीद का करार किया है। आई डेटा के पूरा हिस्सेदारी जो है 100%, उसके लिए या करार करते हुए दिखे हैं। लगभग 450 करोड़ में ये खरीदेंगे। नेल्को, हिंद कॉपर, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि भारत की काबिल और अर्जेंटीना की कैमियन ने करार किया है और ये करार इसलिए करते हुए दिखे क्योंकि एक्सप्लोरेशन और लिथियम माइनिंग के लिए उन्होंने करार किया है और जो प्रोजेक्ट है इसकी कुल कीमत लागत बताई जाए तो लगभग 200 करोड़ की है। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, MRPL, चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स गेन में कटौती की है। लगभग 2300 प्रति टन था, उसे घटाकर 1700 प्रति टन कर दिया है और ये नई दरें आज से लागू होती देखिए। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पर भी बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए आ रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर फोकस में रहेगा। नुपुर, और कौन सी खबरें आपके पास? बिल्कुल, शुगर सेक्टर फिर से आज सुर्खियों में, क्योंकि बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और दूसरे शुगर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। मोलासिस के एक्सपोर्ट पर 50% ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। 18 जनवरी से लागू हो जाएगा ये आदेश। जी बिजनेस ने 29 दिसंबर को आपको ये खबर दिखाई थी। तो शुगर स्टॉक्स पर आज फोकस रहने वाला। RVNL, जहाँ पे कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए एलवर बिडर घोषित किया गया है। 251 करोड़ की इसकी जो कीमत है वो 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ है RVNL के लिए। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स पर भी आज फोकस करके चलेंगे। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला, 150 करोड़ की इसकी साइज है। 6 से 9 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ के चलते शारदा एनर्जी भी आज फोकस में रहेगा। कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी। कंपनी को दिसंबर 2023 में IRDAI से कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस मिला था, जिसकी वजह से लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लाइसेंस मिल चुका था और कंपनी ने अब प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। 2025 FY25 तक कंपनी की इंश्योरेंस क्रॉस सेल से 20 करोड़ की नेट फी इनकम जनरेट करने की योजना है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कैप्री ग्लोबल के लिए। और लास्ट में एस्टेडियम, जो कंपनी ने अपना गल्फ कारोबार बेचने के अलग करके बेचने की प्रक्रिया पर अपडेट दिया है। उनका कहना है कि ट्रांजैक्शन ऑन ट्रैक है। यहाँ पे जो चर्चा है, जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो अब ऑन ट्रैक चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अपफ्रंट पेमेंट मिलने वाला है 90 करोड़ का। और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि इस अपफ्रंट पेमेंट में से 70 से 80% डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। 110 से 120 के पर शेयर के बीच का डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंस कर सकती है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। फाइनल सेट ऑफ खबरें बताएं अरमान। DCX सिस्टम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 15 जनवरी को QIP खुला और फ्लोर प्राइस जो है वो 358.3 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें उससे 2.6% डिस्काउंट पर है। और 19 जनवरी को बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार होगा। बल्क डील्स में जोमेटो लिमिटेड, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फंड ने लगभग 4.5 करोड़, जो कि 0.5% हिस्सेदारी है, वो बेची है। और अगर आप खरीदारों की लिस्ट देखें तो उसमें सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, BNP पारिवास आदि जैसे नाम है आपको वहां पर आते हुए दिखे हैं। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्प, यहाँ पर अगर आप बात करें पब्लिक शेयर होल्डर, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज ने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, जो कि 16.4% हिस्सेदारी वो बेचते हुए दिखे हैं। और धनलक्ष्मी बैंक अंत में यहाँ पर बात करें तो नारंतक डेलकॉम लिमिटेड ने यहाँ पर 35 लाख शेयर्स, जो कि 1.4% हिस्सेदारी है, वो यहाँ पर खरीदते हुए दिखे। ओके, ढेरों खबरें हैं आज जहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। ब्रोकरेज का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं एक बार। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 578 रुपये का भाव है, 650 रुपये का टारगेट है। और ये मान रही कि RBI की तरफ से कुछ रेगुलेशंस में बदलाव किए गए, इसका एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस पर लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहाँ पर कह रहे हैं कि इससे प्रीवियसली आप देखिए कि 5G केपेक्स के चलते बड़ा खर्च हो रहा था, टैरिफ हाइक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में आ रही है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड। पहले अंडरवेट की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे। और टारगेट प्राइस में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक बढ़ोतरी की है, लेकिन बढ़ोतरी हुई है करंट मार्केट प्राइस के करीब। 785 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। कल की क्लोजिंग 1102 रुपए के आसपास है। इंडस स्टार यहाँ पर देखिए JP मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, जहाँ पर न्यूट्रल से ओवरवेट की रेटिंग दे दी गई है और टारगेट प्राइस बढ़ा है 180 रुपए से बढ़ाकर 260, 218 रुपए का भाव है। डिविडेंड यील्ड भी जो है 8 से लेकर 11% की इन्हें अच्छी लग रही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पर व्यू बिल्कुल भी नहीं बदला है, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे। हालांकि स्टॉक बढ़कर 16.5 रुपये हो गया है, इनका टारगेट अभी भी 3 रुपये है। इसके अलावा खास एक्शन आपको देखने को मिलेगा PTM में, जहां पर UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है और कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ। 714 रुपये का भाव है, 900 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और मान रहे कि एबिटा ब्रेक इवन आगे देखने को मिल सकता है। और मार्जिन जो ये फैक्टर करके चल रहे हैं वो करीब 20% के आसपास का है। लेकिन जो ग्लोबल पीयर्स हैं इनके तुलना में आप देखें तो पेटीएम की वैल्यूएशन इन्हें अच्छी लग रही है, इसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं 900 रुपये के टारगेट के लिए। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है आयशर मोटर्स
पर, जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डाउनग्रेड। पहले इक्वल वेट की रेटिंग थी, अब ये सीधे तौर पर अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस भी घटाकर करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिया। 3,552 से घटाकर 3,209 रुपए का टारगेट दिया। 3,832 रुपए का भाव चल रहा है और ये मान रहे कि मार्केट शेयर गेन करने में, खासतौर पर मार्जिन एक्सपेंशन में कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते टारगेट प्राइस भी रिड्यूस किया गया है और रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज होगा भरपूर एक्शन। बढ़ाते इसी एक्शन को आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। साहब सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, पिक ऑफ द डे रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नेल्को, जो कि आज बैन से बाहर आया है और खबर भी है यहाँ पर। मुझे लगता है ये स्टॉक के कंसोलिडेशन के बाद आज एक तेजी के लिए तैयार है। 135 रुपए 30 पैसे के आसपास कल क्लोजिंग अनिल जी देखने को मिली स्टॉक में। 133 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 142 और 145 दो टारगेट्स के लिए नेशनल एल्यूमिनियम रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। और अनिल जी, जस्ट इन केस अगर बड़ा गैप अप मिले और खरीदारी का मौका ना मिले तो इसके लिए मेरे पास एक और पिक ऑफ द डे भी है। वो है कंडीशनल बाय वेदांता में। 273 रुपए का यहाँ पर क्लोज है अनिल जी, और अगर 276 रुपए के ऊपर ये निकलता है स्पॉट लेवल्स में, तब यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करें। 285 290 के दो टारगेट्स के लिए 272 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता रहेगा दूसरा पिक ऑफ द डे। कंडीशनल बाय के बारे में हिमांशु जी आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। वागले साहब से तो पूछ नहीं सकता, सबसे ज्यादा कंडीशनल बाय वही देते हैं, लेकिन हिमांशु जी से पूछ सकता हूं। और कौन कौन एक्सपर्ट है जरा दिखाई, तो वो भी मेरी बात से सहमत है नहीं हो रहा है। कंडीशनल बाय मतलब क्या, कैसे कंडीशन, क्या जो स्टॉक की कंडीशन देख के खरीदना है, ये जो खरीदने वाला है उसकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, या दोनों? अनिल जी देखिए, स्टॉक की कंडीशन तो देखनी ही पड़ेगी, तभी वो ट्रिगर होगा, और खरीदने वाले की कंडीशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे चाहिए अनिल जी खरीदने के। ओके, बाकी सबकी कंडीशन का पता नहीं, रिकमेंड करने वाला एकदम परफेक्ट कंडीशन में, ये मैं कह सकता हूँ। हिमांशु जी लुकिंग वेरी स्मार्ट। ओके, तो नाल्को पहला स्टॉक है जहां खरीदारी करने के लिए आया। दूसरा स्टॉक है वेदांता, जहां कंडीशनल बाय है और कंडीशनल बाय में 276 के ऊपर खरीदना है, राइट सर? 276 के ऊपर निकलने पर। और ये फ्यूचर्स के लेवल है, कैश के? कैश अनिल जी, कैश के लेवल 285 और 290 के टारगेट के लिए यहां करनी है खरीदारी। दो बेहतरीन स्टॉक। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। और अविनाश जी भी बिल्कुल एकदम गला वाला तर करके तैयार है। अविनाश जी ऑल ओके? हाँ सर, बताइए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरा जो पहला आज स्टॉक है वो BLS इंटरनेशनल है। कल ही कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है कि टर्की की एक कंपनी है iData, इसको इन्होंने 450 करोड़ में खरीदा है। अब इस कंपनी की थोड़ी बहुत फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने 180 करोड़ पे करीबन 94 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था। तो कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने ये भी कहा है कि पहले दिन से ही ये EPS एक्रेटिव डील होगा। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे भी वीसा का जो प्रोसेसिंग है वो अभी BLS इंटरनेशनल करेगी। और अगर कैश पोजीशन की बात करें तो सितंबर तक BLS इंटरनेशनल के पास करीबन 900 करोड़ की कैश ऑलरेडी थी। और सबसे बड़ी बात अनिल जी, जैसे हमने आपके शो पे पहले भी कहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ये एसेट लाइट मॉडल ऑपरेट करते हैं और करीबन 250 से 270 करोड़ हर साल ऑपरेशनल कैश फ्लो जनरेट करते हैं और बिल्कुल कर्जा नहीं है। तो ये कंपनी का बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव नैरेटिव है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी कम 440 450 का टारगेट आपको अगले 6-12 महीने में देखने को मिलेगा। हालांकि इसकी जो रेवेन्यू है इस कंपनी की वो आपको पूरी तरह से अगले साल देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये पहला स्टॉक रहेगा BLS इंटरनेशनल। दूसरा स्टॉक जो हमने बहुत पहले आपके चैनल पे कहा था लेकिन अभी जो चलेगा वो है एसोसिएटेड अल्कोहल। देखिए, इनकी जो एथेनॉल की फैसिलिटी है वो अभी चालू हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो एथेनॉल फैसिलिटी है वो ग्रेन बेस्ड है। अभी ये मेज यूज़ कर रहे हैं और मेज का अभी जो प्राइसिंग गवर्नमेंट एथेनॉल को दे रही है वो करीबन 71 रुपया है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए कम से कम 150 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली एथेनॉल से जनरेट करेगी। पिछले साल 700 करोड़ पे 42 करोड़ का प्रॉफिट आया था, करीबन 23 रुपये की अर्निंग थी। हमको लग रहा है कि FY25 के लिए कम से कम 30-31 रुपया का अर्निंग आएगा। बहुत ही सस्ता स्टॉक है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 600-625 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है।
तो ये है आपके लिए एसोसिएट अल्कोहल्स में खरीदारी करने की राय, BLS इंटरनेशनल में खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से। 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स और 600-625 का टारगेट रखे एसोसिएटेड अल्कोहल्स के लिए। दीप, वो आजकल कई बार सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी देखा होगा, वो बहुत सारे लोग वो लगाते हैं ना हैशटैग लगा के अबाउट लास्ट नाइट, हाँ है ना, वो कल पिछले दिन शाम को आपने कहाँ पार्टी की थी, कहाँ डिनर किया था, है ना, कहाँ कुछ खाना खाया है, किन दोस्तों के साथ है, ऐसा कुछ कुछ। सुमित जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप भी करते हैं ऐसा? बिल्कुल अनिल जी, आजकल ये बहुत चल रहा है और बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत लोग करते हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है हमारे बंसल जी की। अब देखिए, बंसल जी कभी ये करते नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा बंसल जी ने कहा हैशटैग अबाउट लास्ट नाइट। बंसल जी कभी नहीं किया ना, और बंसल जी चाहते भी नहीं करना। अनिल जी मैंने तो सुना ही आज है, मैं तो कभी मैंने तो सुना है अनिल जी ये लास्ट नाइट वाला आज है, बट कभी क्या है कि मैं कोई तस्वीर डाल देता हूँ अनिल जी, हाँ, तो कई लोग पिट जाते हैं अनिल जी, मतलब कि घर पर अपने तो बस मैं इतनी शरारत ही करता हूँ अनिल जी, ये लास्ट नाइट वाली चीज तो आज ही सीखी है। तो अभी बंसल जी चाहते ही नहीं कि अबाउट लास्ट नाइट याद आए, लेकिन कोई रोज सुबह आकर, कभी जैसे अविनाश जी ने एसोसिएट अल्कोहल बोल दिया, कोई आके मैकडोवेल रिकमेंड कर जाता है, कोई UBL रिकमेंड कर, कोई रेडी को कहता है। अब बंसल जी न चाहते हुए भी कहीं मतलब है ना, याद आ जाता है, हैशटैग अबाउट लास्ट नाइट याद आ जाता है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी थोड़ा समय लूंगा अनिल जी। ये हमारे जो मित्र हैं अविनाश जी, इन्होंने लास्ट नाइट से भी अनिल जी खतरनाक चीज याद कराई है मेरे को। कौन सी? वो तो अनिल जी भूल जाते हैं, पानी पी रहे थे बोतल उठा के अनिल जी, हाँ। तो जो हमारी साइंटिस्ट वाइफ है अनिल जी, उनके 2 रूल हैं, एक तो पानी खड़े होकर नहीं पीना कि घुटनों में चला जाता है, और दूसरा पानी को यूं नहीं पीना। तो बागले जी भी पानी इसी तरीके से पीते हैं, और आज अविनाश जी को देखा तो अनिल जी बड़ा मतलब कि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, क्योंकि हमें तो अलाउड नहीं है, हाँ। तो इनको पीता देख अनिल जी खुश हो रहा था। तो बैठ के तो पी रहे हैं, खड़े होके कहाँ पी रहे हैं? नहीं अनिल जी 2 रूल है, एक तो खड़े होके नहीं पीना, और एक बोतल से अनिल जी गर्दन को यूं टेढ़ा मेढ़ा करके पीना अलाउड नहीं है। अच्छा, ऐसा मुंह पे लगा के ऐसा पीना चाहिए? हाँ। अच्छा, ये वाला ठीक है? अनिल जी थोड़ा टाइम लगेगा अनिल जी। बंसल जी ऐसा आज्ञाकारी एंकर पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा आपसे। देखो मैं बैठ के भी पी रहा हूँ और मुंह लगा के भी पी रहा हूँ। हाँ, बंसल जी और खुश रहने चाहिए बस। हाँ, और बंसल जी की खुशी तभी है जब बंसल जी घर से खुश रहे। और बंसल जी ने बता दिया इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया। बंसल जी अब आप कॉलर ऊंची करके बोल सकते हैं, न सिर्फ आपके आदेश मैं पालन करता हूँ, देखिए दुनिया के बड़े बड़े एंकर भी कर रहे हैं। जी बंसल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आप तो फॉलो कर रहे हैं अनिल जी, बट आपके जो मतलब कि फॉलोअर्स हैं, मेरे जो चार्ट कॉर्नर पार्टनर हैं, वो भी आपको देख के मतलब कि प्रेरित हो जाए, फॉलो करें तो बेटर है अनिल जी। और पिक ऑफ द डे तो उससे पहले अपडेट है, जैन साहब से सीखा है, वो इवनिंग वाली पिक्स देते हैं। तो अनिल जी आज सुबह 7:10 में मैं जुड़ा था, वहां पर मैंने वोडाफोन आइडिया और गुजरात गैस दिया था, तो पूरा देखने के लिए वो ट्विटर पे डाला हुआ है जी बिजनेस की टीम ने, उसको देखें। और अभी भी मैं 2 पिक्स लेके आया हूँ, एक एफएनओ सेगमेंट से और एक कैश सेगमेंट से। एफएनओ वाली ट्रेडिंग की है, कैश सेगमेंट वाली जो है ना निवेश की है। एफएनओ से इंडस टावर 217 चल रहा है, सुबह वोडाफोन आइडिया दिया था और अब इंडस टावर है 217 के अराउंड की क्लोजिंग है। 212 का लगाना है स्टॉप लॉस, 230 के एक मुश्त टारगेट के लिए इंट्राडे के नजरिए से इंडस टावर पर खरीदारी की राय है। और दूसरा खरीदारी की राय है निवेश के नजरिए से पावर मैकेनिक्स पर 4900 के अराउंड चल रहा है। 4600 का लगाना है स्टॉप लॉस, 6000 का टारगेट है, 1 महीने का नजरिया बना है, 10,000 का टारगेट है, 1 साल का नजरिया बना है। सिंपल सा गणित, 7700 की मार्केट कैप है, 56,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऑल्दो ऑर्डर बुक टाइमली एग्जीक्यूट होगी, बट एक क्लियर कट री रेटिंग का कैंडिडेट है। चार्ट स्ट्रांग है, नए हाइस के आसपास चल रहा है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। पावर मैकेनिक्स पर डिस्क्लेमर है, हो सकता है गोइंग एट 1-2 दिन में हम इस पर रिसर्च रिपोर्ट भी निकालें। बिल्कुल, वैसे जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में पहले से आई है के तौर पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय उनकी आई है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय 6000 के टारगेट के लिए 4600 का स्टॉप लॉस लगाकर साल भर की व्यू से आप ये खरीदारी करें। बहुत ही बढ़िया। आइए अब वक्त है कुणाल जी से भी उनकी पिक लेने का। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर।
अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। और अनिल जी अभी जो ये चर्चा चल रही थी, ये जो अविनाश जी पानी पी रहे थे बोतल से, तो अनिल जी एक और रूल है, और वो रूल बनाया अनिल जी जी बिजनेस का ही कार्यक्रम देखकर। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम आया था जिसमें आप लोगों ने बताया था कि कैसे माइक्रो प्लास्टिक्स अनिल जी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से। करेक्ट। तो अनिल जी वो भी रूल है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल का अनिल जी त्याग करे और ये तांबे की बोतल का इस्तेमाल करें। तो इसका मेरी राय है बिल्कुल, या तो आप कांच की बोतल उसमें पानी पीजिए, या तांबे की और कांसे की बोतल आती है उसका लोग तांबे की बोतल उसमें बर्तन में भी जो भी बोतल हो उसका भी बड़ा फायदा है। तो जो भी आपको ठीक लगे, बहुत नाइस सजेशन। बंसल जी के साथ साथ आज आपने भी बहुत ही इंटेलिजेंट बात की। अलग बात है कि बंसल जी को ये इंटेलिजेंस कहीं से इंपोर्ट करके वो लाए थे, आपकी ओरिजिनल है ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जब मैं बंसल जी के साथ साथ कुछ बोलता हूं तो अनिल जी वो बात इंटेलिजेंट लगती है अनिल जी, और उसमें सारा श्रेय अनिल जी बंसल जी को है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बताइए खरीदारी की राय है जी, और खरीदना है अनिल जी आरईसी के चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा, और इसका जो ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक बहुत तेज गति से बढ़ने वाला शेयर है, तो मौजूदा स्तरों पर यानी कि कल के क्लोज के आसपास इसको बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 434 रुपए पर, 434 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 450 रुपए का, दूसरा टारगेट 460 रुपए का। खरीदारी की राय है आरईसी के फ्यूचर्स। ओके, आरईसी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है आईजीएल के अंदर मोमेंटम तेजी का बनना चाहिए। लास्ट 3 दिनों से स्टॉक धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। 431 432 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 420 421 के पास है, तो 421 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 445 रुपए का, दूसरा टारगेट 455 रुपए का। तो आईजीएल में खरीदारी करें 421 के स्टॉप लॉस से 445 455 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो आईजीएल में खरीदारी करने की राय आई। इसी के साथ करते हैं शुरुआत।